हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अंकिता। आज की वीडियो को हम यहाँ शुरू करने वाले हैं फ्रॉम आर्टिकल 112, जिसमें हम बात कर रहे हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एनुअल मतलब पूरे एक ईयर के लिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारा क्या मतलब है वो हम अभी इसमें देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम जब यहाँ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये चैप्टर हमें बता रहा है प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में। मतलब जो फाइनेंशियल मैटर होगा उसमें किस प्रकार का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उसके बारे में। तो फर्स्ट थिंग जब हम देखते हैं तो इसका फर्स्ट जो क्लॉज है उसमें कहा जाता है प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, इसमें शैल का यूज हुआ है, दैट मीन्स मैंडेटरी है ये। हर साल हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए कॉज टू बी लेड बिफोर द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब प्रेसिडेंट हर साल प्रेसिडेंट हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने एक स्टेटमेंट रखवाएगा, ठीक है, जिसमें एस्टिमेट रिसिप्ट होंगी किसकी, एक्सपेंडिचर की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉर दैट ईयर, उस साल के लिए। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि इस जो पार्ट है उसको हम कहेंगे यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो अभी मैंने कहा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, हर साल के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का जो पूरा ब्यौरा है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब बात की जाती है क्लॉज 2 की। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बेडेड इन फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली। सो इसमें कहा जा रहा है कि सेपरेटली शो किया जाएगा जो पूरा एक एनुअल फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट होगा, ठीक है, उसको उसका जो एस्टिमेट होगा कि क्या एक्सपेंडिचर रहने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें, उसको सेपरेटली शो किया जाएगा इस प्रकार से। ए में कहा जा रहा है, देखिए, द सम रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हैं जिनको फिक्स कर दिया गया है कि भाई इनका जो पैसा है ना, इनका पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से जब पैसा आएगा मतलब इसके ऊपर हमने चार्ज कर दिया है। अब ये फिक्स है, इस पर हम चर्चा ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये जो पूरा का पूरा इसमें जो पैसा आ रहा है, इसका जो पेमेंट हो रहा है, ये फिक्स है। सो इसका जो पैसा है ना ये फिक्स है, इसलिए ये चार्ज है। ठीक, यहाँ पे चार्ज टर्म यूज हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या एक्सपेंडिचर चार्ज होगा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बता दिया गया है, इस पर हमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है बी। इसमें कहा जाता है द सम रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में चार्ज किए गए हैं, इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर हैं उनको क्या है, प्रपोज किया जा रहा है। ठीक है, प्रपोज टू बी मेड फॉर द फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो ये वाले होंगे जिनको प्रपोज किया जा रहा है, जिन पर वोट होगा पार्लियामेंट में कि भाई ये जो पर्टिकुलर अदर एक्सपेंसेस हैं इनको क्या हमें इसके ऊपर इसका जो पेमेंट है इससे लेना है कि नहीं लेना है, इसके ऊपर पूरी चर्चा होगी, इसके ऊपर डिसाइड होगा सब। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है एंड शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट एंड अदर एक्सपेंडिचर। और इन दोनों चीज़ों को भी अलग अलग रखना है। रेवेन्यू अकाउंट मतलब जो हमारा फिक्स है कि भाई इतना हमारा साल भर का खर्चा चलना है, ये तो होना ही होना है, उनको अलग रखना है। और ये जो अदर एक्सपेंडिचर हैं इनको अलग रखना है। कैसे, सैलरी जानी है, पेंशन जानी है, सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड। इसमें कहा जा रहा है द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ कुछ जो एक्सपेंसेस हैं उनको चार्ज कर दिया जाएगा ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर। अब बात ये होती है कि जो फॉलोइंग मतलब इसके नीचे जो जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो चार्ज किए जा रहे हैं ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर। अब वो क्या क्या है, फर्स्ट इसमें क्या है, द अमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस। ठीक है, किसको दिए जा रहे हैं, जो प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं,
और एनी अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द ऑफिस, और उसके ऑफिस से रिलेटेड अगर अदर कोई एक्सपेंस हो रहे हैं तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज हैं, इनके लिए हमें अलग से उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आता है बी में, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। सो जो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन हैं किसके, राज्यसभा के, इनकी सैलरी क्या होंगी, अलाउंसेस क्या होंगे, वो चार्ज रहेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। वहीं पर लोकसभा के जो स्पीकर हैं, डेप्यूटी स्पीकर हैं, उनकी सैलरी और सारी चीज़ें भी उसी पर चार्ज होंगी। इसके बाद सी में बताया जाता है डेट चार्जेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, sinking fund charge and redemption charge and other expenditure related to the raising of loans and services and redemption of debt। तो ये जो सारे चार्जेस हैं, ठीक है, जो कि कोई ऐसा डेट चार्ज है जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइबल है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो सकता है, सिंकिंग फंड भी है, ये सारे चार्जेस उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होंगी। इसके बाद बताया जा रहा है डी, इसमें कहा जा रहा है सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन पेबल टू इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको क्या सैलरी चाहिए, उनके क्या अलाउंसेस, उनकी क्या पेंशन होगी, ये भी चार्ज रहेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। वहीं पर अगर उनको कोई पेंशन जानी है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट के जो जजेस हैं उनके रिस्पेक्ट में उनको क्या क्या पेंशन जाएगी, उसके मामले में भी उन पर चार्ज है। इसके बाद थर्ड में आता है, देखिए जो हाई कोर्ट जजेस हैं उनको क्या पेंशन जाएगी, उनकी क्या पेंशन पेबल होगी, वो चीज़ भी, जिन्होंने कभी भी इंडिया की टेरिटरी में अपना जो जुरिडिक्शन है वो निभाया है कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद। इसके बाद आता है ई, इसमें कहा जा रहा है तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को जो सैलरी जाएगी और जो अलाउंसेस होगा वो भी और उसका पेंशन भी, ये सारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होगा। एफ में कह रहे हैं कि कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो भी जजमेंट देंगे, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, और जो जजमेंट है उसमें अगर कोई ऐसा कोई ऐसा वो दे दिया गया है कि आपको इतना इतना पैसा देना है, तो वो भी सारी भी चीज़ें यहाँ पर चार्ज रहेंगी, ठीक है। पैसा कहाँ से आएगा, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा। अब आती है अदर एक्सपेंडिचर, अगर कोई अदर एक्सपेंडिचर हैं जो कि डिक्लेयर किया जा रहा है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर बता दिया गया है कि ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा, या पार्लियामेंट एक लॉ बना दे और उस लॉ में लिख दे कि ये चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर, तो वो चीज़ भी उस पर चार्ज हो जाएगी। तो इसको क्या कहा जाएगा इन सारी चीज़ों को, कि भाई ये चार्ज अमाउंट है जो वहाँ से आता है। आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल 113, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेट्स। सो फर्स्ट चीज इसमें कहा जा रहा है सो मच ऑफ द एस्टिमेट्स एज रिक्वायर्ड, सॉरी एज रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड। तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर है ये अभी हम 112 में देख करके आए हैं, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो एस्टिमेट हमने लगाया है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज है, ठीक है, उसको हम सबमिट नहीं करेंगे वोट के लिए पार्लियामेंट में, और उसके अलावा हम किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं होगा इस आर्टिकल में कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं डिस्कशन से ऑन आइदर हाउस। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये देखिए, जैसे कि जो चार्ज अमाउंट है उससे तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अदर एस्टिमेट्स हैं उनके ऊपर हम ये जो पार्लियामेंट के हाउसेज हैं उसमें हम चर्चा भी ना करें, तो उसमें हम इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। इसके बाद सेकंड में कहा जा रहा है जो कि नॉट चार्ज एक्सपेंडिचर हैं, मतलब जो कि चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं है, जो अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंडिचर हैं, उनको सबमिट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा में उसमें दिया जाएगा, ठीक है। एंड हाउस ऑफ पीपल शेल हैव द पावर टू एसेंट, वो उसमें एसेंट दे सकती है और रिफ्यूज कर सकती है एसेंट देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जब लोकसभा में उसके ऊपर डिस्कशन होगा तब वो एसेंट भी दे सकती है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जो उनकी डिमांड थी उसमें रिडक्शन भी कर सकते हैं, और
रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें आगे कहा जा रहा है थर्ड में, नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड, ऐसा कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट नहीं मेड किया जाएगा एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं कर देगा तब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। प्रेसिडेंट इसमें प्राइमरी जो है अपना अथॉरिटी है। इसमें आगे आता है हमारा आर्टिकल 114, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है एज सुन एज मे बी आफ्टर द ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 113। तो 113 में जैसे ही ग्रांट मिल जाती है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, इंट्रोड्यूस किया जाएगा बिल को, ठीक है, प्रोवाइड करने के लिए जो पैसा चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको पाने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, जब वो बिल जाएगा, उस बिल का पर्पस क्या है, उसका बिल का पर्पस है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की इजाज़त मिल जाए। सो जैसे यहाँ पर अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है कि भाई आप 100 करोड़ का क्या है, इतना इतना फंड आप निकाल सकते हो फॉर द रोड, और किसी की सैलरी के लिए कितना निकाल सकते हो, अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो वहाँ से इजाज़त मिल जाती है। बट इसमें आगे क्या कहा जा रहा है, देखिए, ये जो एक्सपेंडिचर चार्ज किया गया है किस पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर, इसमें एक्सीड नहीं करना चाहिए अमाउंट जो कि शो किया गया था प्रीवियस जो स्टेटमेंट था जो हमने पार्लियामेंट के सामने रखा था उससे ज़्यादा, ठीक है। तो बिल में कभी भी ज़्यादा अमाउंट नहीं लिखना है। तो इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये और ये, अभी हमने कहा था कि कंसोलिडेटेड फंड पर जो चार्ज है उस पर तो हमें वोट लेना ही नहीं है, लेकिन इसको इंक्लूड करना ज़रूरी है इस अप्रोप्रिएशन बिल में, ठीक है, तभी हम पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम ए में बात कर रहे हैं तो जो ग्रांट्स वो मेड बिफोर द हाउस ऑफ पीपल, ये वो है जो अप्रूव हुआ है लोकसभा से कि भाई इतना इतना पैसा निकाला जाएगा, ये अप्रूव हो चुका है, ये अप्रूवल वाला है, ठीक है। और ये है कौन सा, जो चार्ज है, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड, इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं प्रपोज किया जाएगा किसी भी बिल में, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, जिसमें अमाउंट वेरी कर रहा हो, जो अमाउंट हमारा पहले से पास हो चुका है वो वेरी कर रहा हो, या फिर उसको ऑल्टर कर रहा हो, जो डेस्टिनेशन हमारा ग्रांट था कि भाई हमें इतना पैसा निकालना है, या उस अमाउंट को वेरी कर रहा हो, या फिर जो अमाउंट हम लेकर के आ रहे थे, जो एक्सपेंडिचर चार्ज था कंसोलिडेटेड फंड पर, उसको वेरी कर रहा हो, ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं लेकर के आया जाएगा। और यहाँ पर कि ऐसा अमेंडमेंट लेकर के आया जाएगा इनएडमिसिबल है या नहीं है, इसमें डिसीजन जो है वो उस व्यक्ति का फाइनल होगा जो वहाँ पर प्रिसाइडिंग पर्सन है, ठीक है। जैसे कि लोकसभा में कौन है, स्पीकर, ठीक है। अब इसमें आगे कहा जा रहा है, देखिए सब क्लॉज 3 में कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 115 और 116, कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं विड्रॉ किया जा सकता जब तक कि एक अप्रोप्रिएशन मेड आउट नहीं किया गया है बाय द लॉ, जो कि पास हुआ है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल। सो 115 और 116 को छोड़ करके कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता जब तक कि एक लॉ बना करके पास ना कर दिया जाए इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। मतलब 114 के अकॉर्डिंग हमें एक लॉ बनाना है और वो पास करवाना है, उसके बाद ही हम पैसा निकाल सकते हैं, एक्सेप्ट इनकी कंडीशन। तो इनके सब्जेक्ट टू रहते हुए ही होगा जो काम होगा वो। इसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 115। इसमें कहा जा रहा है, देखिए, सप्लीमेंट्री एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांटेड। अब इनका क्या मतलब है, इसमें कहा जा रहा है प्रेसिडेंट जो है शैल, कुछ सब क्लॉजेस दिए हुए हैं, प्रेसिडेंट ये चीज़ें कर सकता है। अब क्या क्या चीज़ें हैं, अगर अमाउंट जो कि अथोराइज किया हुआ था कोई भी लॉ बना करके, ठीक है, अंडर 114, कि भाई ये जो पर्टिकुलर सर्विस है इसमें हम इतना इतना जो है वो अमाउंट हम इस ईयर में पे करने वाले हैं, इस ईयर में हम इतना इतना अमाउंट हमने निकाला है। अब वो पड़ जाता है इनसफिशिएंट, ठीक है, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, और ज़रूरत पैदा हो जाती है उस करंट फाइनेंशियल ईयर में कि भाई हमें और पैसे की ज़रूरत है, तो सप्लीमेंट्री और एडिशनल एक्सपेंडिचर के लिए वहाँ पर जो भी नई सर्विसेज उन्होंने निकाली हैं जिनको कॉन्टम्पलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा वहाँ पर सप्लीमेंट्री वो अमाउंट निकलवा सकते हैं, ठीक है।
इसमें आगे कहा जा रहा है बी में कि पर्टिकुलर सर्विस के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में एक अमाउंट उन्होंने बता दिया था कि आप इतना इतना खर्च करने वाले हो, ठीक है, लेकिन उससे एक्सेस में खर्च हो चुका है। अब क्या होगा? अब जो भी उसका स्टेटमेंट है, अनदर स्टेटमेंट जो है, वो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा और एस्टिमेट अमाउंट रखा जाएगा कि इतना इतना हमारा पैसा खर्च हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है उसको प्रेजेंट किया जा रहा है हाउस ऑफ पीपल के सामने और डिमांड किया जाएगा फॉर द एक्सेस अमाउंट जो वहाँ पर है, खर्च हुआ है। इसके बाद आता है सेकंड। इसमें कहा जा रहा है कि जो 115 है वो अपना अलग शॉर्टकट प्रोसेस नहीं बनाता, जो नॉर्मल बजट का प्रोसेस है वही रिपीट होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हमें सप्लीमेंट्री वो चाहिए, बजट चाहिए, सप्लीमेंट्री पैसा चाहिए या एडिशनल पैसा चाहिए या फिर एक्सेस में पैसा चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करोगे, तुम्हें फिर भी पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा, तुम्हें फिर भी उसी प्रकार से एक अनदर जो है स्टेटमेंट लेकर के आना पड़ेगा, वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि तुम शॉर्टकट में लेकर के आ जाओ। जैसे कि आर्टिकल 112 में दिया हुआ है कि हम स्टेटमेंट लेकर के आएंगे, 113 में हम वोटिंग एंड डिमांड फॉर ग्रांट करवा रहे हैं, 114 में हम अप्रोप्रिएशन बिल लेकर के आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें फॉलो होंगी, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 116। अब आर्टिकल 116 जो है वो क्या करता है? वो हमें देखिए लोकसभा को स्पेशल पावर देता है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है और नॉर्मल बजट प्रोसेस कंप्लीट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इमरजेंसी सिचुएशन जो है ऐसी आ गई है कि वहाँ पर हमारे लिए पैसा अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो होगा यहाँ पर वो देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस आर्टिकल की जो शुरुआत हो रही है वो नॉट विद स्टैंडिंग से हो रही है। तो इसमें कहा जा रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर द हाउस ऑफ पीपल शैल हैव पावर। तो इसमें कहा जा रहा है कि इस पूरे चैप्टर में कोई भी चीज़ दी हुई, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के पास जो पावर है वो क्या है, ये पर्टिकुलर पावर्स हैं लोकसभा के पास। सो इसमें पावर है लोकसभा के पास। सो ए में कहा जा रहा है कि देखिए एडवांस में कोई भी एस्टिमेट एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, उनको क्या है हम निकलवा सकते हैं। अब अगर कोई काम चल रहा है, ठीक है, बजट पास नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट का तो काम चलेगा ही चलेगा। अब गवर्नमेंट का काम चलेगा तो उसमें पैसे की ज़रूरत भी होगी, तो हम टेम्परेरी जो है पैसा निकलवा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो रूटीन खर्चा है, सैलरीज हैं, एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस के खर्चे जो होते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए हम इसको उपयोग में लेकर के आ सकते हैं। सो जो 116(1) का जो बी है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें मोस्टली ये तब यूज़ होता है जब इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है और हमको भाई पता नहीं है कि कितना पैसा लगने वाला है। सो इसमें क्या होता है कि सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि जो वोट ऑफ क्रेडिट है, मतलब इमरजेंसी के टाइम पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पर जो ट्रस्ट होता है, तो पार्लियामेंट बोलती है कि भाई सिचुएशन जो है यहाँ पर वो बहुत सीरियस है और एग्जैक्ट डिटेल में बाद में हम बात करेंगे, अभी जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं आप वो कंप्लीट करो। तो यहाँ पर लोकसभा जो है वोट फॉर क्रेडिट पास कर देती है। और वोट फॉर क्रेडिट का है, वोट फॉर क्रेडिट जो है वो ऐसे अनएक्सपेक्टेड डिमांड जो ऐसी इमरजेंसी के टाइम पर आती है उसको कंप्लीट करने के लिए होता है। इसके बाद सी में कहा जाता है एक्सेप्शनल ग्रांट, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कब होता है? ये जो भी रेयर या वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है या फिर नॉर्मल ईयरली सर्विस का पार्ट ही नहीं होता, इसमें क्या होता है कोई भी ऐसा स्पेशल केस नहीं है, कोई भी ना रूटीन का है ना इमरजेंसी का है, ये केवल एक टाइम पर ऐसा कोई खर्चा आ गया तो उसके लिए हो सकता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है लास्ट में कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऑथोराइज करेगी विड्रॉ करने के लिए मनी को फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस पर्टिकुलर ग्रांट को वहाँ पर मेड आउट करने के लिए। बाकी आगे इसमें सेकंड में कहा जा रहा है कि जो प्रोविजन 113 और 114 हैं वो इसमें काम करेंगे जब हम ग्रांट पैसा ले रहे हैं, कहाँ पर, क्लॉज 1 में। ये चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी, ठीक है। देखिए 110 में हम मनी बिल के बारे में पढ़ के आए थे, ठीक है। अब 117 में क्या कहा जा रहा है कि जो बिल और अमेंडमेंट से रिलेटेड हमने बात करी थी क्लॉज ए से लेकर, सब क्लॉज ए से लेकर के एफ तक में, कहाँ पर, क्लॉज 1 में, किसके, आर्टिकल 110 के। तो वहाँ पर वो तब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा या फिर मूव नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको रिकमेंड ना कर दिया जाए प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और सो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं जो आर्टिकल 110 में आ रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हैं, फाइनेंशियल बिल में आ रहे हैं,
तो जब तक प्रेसिडेंट उनको रिकमेंड नहीं करेगा तब तक उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। इसका रीज़न क्या है? प्रेसिडेंट ही इसको क्यों इंट्रोड्यूस करेगा? क्योंकि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है उसका फाइनेंस के ऊपर। और दूसरी बात, इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई रिकमेंडेशन है जहाँ पर ऐसा अमेंडमेंट है जो कि रिड्यूस करता है या फिर अबॉलिश करता है किसी भी टैक्स को, तो वहाँ पर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट की। ठीक है। आगे इसमें सेकंड में कहा जा रहा है कोई भी जो बिल है या फिर अमेंडमेंट है वो इस वजह से केवल फाइनेंशियल बिल नहीं हो जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर बिल है वो इम्पोजिशन कर रहा है, फाइन की फाइन लगा रहा है या फिर पिक्यूनरी पेनल्टीज लगा रहा है या फिर डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस के बारे में बता रहा है या फिर लाइसेंस या फीस ऑफ सर्विस के बारे में बता रहा है। इन सभी चीज़ों की वजह से वो केवल फाइनेंशियल बिल नहीं बन जाता है। या फिर कोई भी जगह पर कोई टैक्स इम्पोज हो रहा है, अबॉलिश हो रहा है, रेमिशन हो रहा है या फिर ऑल्ट्रेशन रेगुलेशन, इन किसी भी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है टैक्स से रिलेटेड, ठीक है, किसी भी लोकल अथॉरिटी के द्वारा या फिर बॉडी ऑफ लोकल पर्पस के द्वारा, तो वहाँ पर भी वो फाइनेंशियल बिल नहीं होगा, केवल इस रीज़न से कि वहाँ पर टैक्स आ रहा है या फिर कोई फाइन या पेनल्टी आ रही है, पेक्यूनरी पेनल्टी आ रही है, तो भी हम कहेंगे कि भाई ये चीज़ नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड करती है, लेकिन आपको ये जो है ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड। जिसमें कहा जा रहा है कि कोई भी बिल ऐसा ऑपरेशन में लेकर के आना है जिसमें एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है या जो कि कंसोलिडेटेड फंड इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आने वाले हैं, तो इसमें पास होना जो आइदर हाउस से पास होगा, मतलब लोकसभा तो पास करती है, जब तक कि प्रेसिडेंट वहाँ पर रिकमेंड नहीं कर देगा तब तक कंसिडरेशन में नहीं आएगा बिल। तो ये चीज़ कंपलसरी है वहाँ पर कि प्रेसिडेंट को वहाँ पर लेकर के आना ही पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है।